4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। जतिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, नागपुर पुलिस एक बड़े एकदम एक्शन मोड में दिख रही है। जितने भी भड़काऊ कंटेंट थे उन हैंडलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार नागपुर पुलिस इसको लेकर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कल 4 एफआईआर साइबर सेल जो कि नागपुर की है उन्होंने दर्ज की, जिसमें से 2 ऐसी एफआईआर है जिसमें देशद्रोह का जिक्र किया गया है। बीएनएस की धारा 152 इंपोज की गई है और आप इन दोनों एफआईआर को जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 8 इंस्टाग्राम आईडी और दूसरी एफआईआर में तकरीबन 16 इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो कोट की गई है और अन्य का जिक्र किया जा रहा है और ये संख्या तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बीएनएस की 152 सेक्शन इंपोज करने के पीछे मंशा ये है कि उन पोस्ट को जब देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, भारत की जो एकता है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई और यही कारण है कि साइबर यूनिट ने उन 2 एफआईआर में बीएनएस का सेक्शन 152 जो है वो इंपोज किया है। इंस्टाग्राम पोस्ट में यह भी बोला गया कि हिंसा में एक पर्टिकुलर समुदाय को उकसाने की, भड़काने की जो साजिश है वो रचने के साक्ष्य जो है वो साइबर सेल को मिले और जिसके बाद कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 172 पोस्ट आइडेंटिफाई किए जिसको डिलीट किया गया और इन पोस्ट का मकसद ये था कि जो अफवाह फैल रही थी उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये जो पोस्ट है वो लगातार फ्लोट किए जा रहे थे और यही कारण है कि साइबर यूनिट ने इस पूरे मामले में जब जांच शुरू की तो तकरीबन 800 से भी ज्यादा ऐसी आईडी उनके सामने आई जिसमें इस तरीके के जो पोस्ट है उनको आगे फॉरवर्ड करने का जो काम है वो किया जा रहा था। एक प्रॉपर टाइमलाइन है, 17 तारीख को जब हिंसा होती है और उसके बाद से ही ये जो टाइमलाइन है उस पर तरह तरह के जो पोस्ट थे वो फ्लोट करवाए गए थे और यही कारण है कि 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में जो लिंक दिए गए हैं उसको जब खोल रहे हैं तो उसके अंदर जो नागपुर में हिंसा हुई उसको लेकर बातें लिखी गई है, पुलिस अत्याचार कर रही है इसको लेकर बातें लिखी गई है, एक पर्टिकुलर समुदाय को परेशान किया जा रहा है इसको लेकर बातें लिखी गई है, लोगों को उकसाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में फलानी जगह पर आकर पहुंचे। तो इस तरीके के कुछ पोस्ट थे। हालांकि इन पोस्ट को अब लगातार जो साइबर यूनिट है महाराष्ट्र की वो डिलीट करवा रही है ताकि ये जो पोस्ट है आगे ना पहुंचे। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो पोस्ट थे उसको फ्लोट कौन करा रहा था, कौन सा चैनल इसके पीछे जो है वो कसूरवार है। और एक इंस्टाग्राम आईडी तो ऐसी भी मिली जो कि बांग्लादेश से ऑपरेट हो रही थी। तो क्या इसमें तो विदेशी कनेक्शन है? हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पेजेस के जरिए, सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया, अफवाह फैलाई गई। बढ़ते खबरों में आगे और बात करते हैं यहाँ पे संभाजीनगर में बने औरंगजेब की कब्र की। दरअसल यहाँ पे कब्र की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। औरंगजेब की जो कब्र देख रहे हैं आप, इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पे चारों ओर लोहे के पट्टे और लोहे की शीट बढ़ा दी गई है, बाउंड्री लगा दी गई है, सफेद लोहे की चादरों के से बाउंड्री को ढक दिया गया है और जो औरंगजेब की कब्र है वो इसी के अंदर देख पा रहे हैं आप। तस्वीरें वहां से सामने आई हैं जहां पे पूरे देश में औरंगजेब की कब्र को तोड़ने को लेकर जो सियासत है लगातार गरमाई हुई है। अबू आजमी के बयान के बाद से पूरे देश में औरंगजेब की कब्र को लेकर जो वार पलटवार का दौर है वो भी सुन रहे होंगे आप। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि जो देख रहे हैं आप, ये जगह है छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद में जहां पे औरंगजेब की कब्र की जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आसपास के इलाकों में जो लोहे के पट्टे हैं और जो लोहे की शीट है उसकी बाउंड्री बना दी गई है। सफेद लोहे की चादरों से बाउंड्री को ढका गया। जो औरंगजेब की कब्र है वो इसी बाउंड्री के अंदर है, यानी कि सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है। तो देखिए, पूरे देश में इन दिनों औरंगजेब पर कब्र तोड़ सियासत जारी है, लेकिन नागपुर हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि दंगाइयों की हालत खराब हो गई है। रिपोर्ट देखिए। 4 इंजन की सरकार है भैया, उसके बाद भी इस शहर के अंदर अभी आज तक का इतिहास है वहां दंगा नहीं हुआ। 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब यह हद पे आगे नफरत यहां तक फैल रही। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि औरंगजेब तो बहाना है, मुसलमान निशाना है। तो अब सीएम फडणवीस ने भी अपने विरोधियों से कहा है कि जिसने भी नागपुर में हिंसा भड़काई उसे कब्र में से खोद कर निकालेंगे। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस तो इतने गुस्से में हैं कि वो दो टूक कह रहे हैं कि जो लोग भी इस हिंसा में शामिल थे उनमें से कोई नहीं बचेगा। जहां छिपा होगा वहां से ढूंढ कर निकाला जाएगा, क्योंकि इस बार हमला खाकी पर हुआ है, इसलिए किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
फडणवीस ने तो विधानसभा में इस बात को भी साफ कर दिया कि औरंगजेब की कब्र का महाराष्ट्र में विरोध हो रहा था, लेकिन ना तो कोई धार्मिक पुस्तक फाड़ी गई और ना ही आयत लिखी कोई धार्मिक चादर जलाई गई। औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे। आणि म्हणून अशा प्रकारे जे लोक सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवतात। दरअसल 17 मार्च को जब हिंसा फैली तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन के दौरान एक धार्मिक किताब जला दी है और आयत लिखे एक चादर को भी आग लगा दिया है। लेकिन सच तो ये है कि दंगे का प्लान पहले से तैयार था, ईंट पत्थर पहले ही और रात से ही सीएम साहब से बात हो रही थी, एलजी साहब से बात हो रही थी और उसके बाद सीएम साहब का अभी फोन आपके सामने ही फोन आया, उन्होंने कह दिया कि अनिश्चित काल के लिए हम लोग तैयार, निश्चित काल के लिए 10:30 बजे और रात से ही सीएम साहब से बात हो रही थी, एलजी साहब से बात हो रही थी और उसके बाद सीएम साहब का अभी फोन आपके सामने ही फोन आया, उन्होंने कह दिया कि अनिश्चित काल के लिए हम लोग तैयार, निश्चित काल के लिए 10:30 बजे स्थानीय विधायक रविंद्र नेगी को सुन रहे थे आप, जो लोगों को यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो नहीं होगी। लेकिन सीधे करते सहयोगी अखिलेश का, अखिलेश 3 मंदिरों का मामला है ये जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है बुलडोजर एक्शन को लेकर, और तैयारी भी यहाँ पूरी हो गई थी, टीम वहां पहुंच गई थी, लेकिन आखिर पूरा प्रकरण क्या है, मामला क्या है, जो याचिका करता है उनके पीछे के तथ्य क्या है, क्यों चाहते हैं वो कि एक्शन लिया जाए बुलडोजर का? देखिए अनामिका, ये जो ऑर्डर है वो दिल्ली की जो रिलीजियस कमेटी बनी हुई है, जो इस तरह के इंक्रोचमेंट को गिराने का आदेश देती है, वो 25 अक्टूबर 2024 का आदेश है, जिस पर आज अमल किया जा रहा था और आज रात में बुलडोजर आने वाला था। उसके बाद जब लोगों ने जिस तरह से विरोध किया, उसके बाद वकील विष्णु शंकर जैन ने जो काली बाड़ी मंदिर है उसके साथ 2 शिव मंदिरों के जो पुजारी हैं उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रात 3 बजे याचिका दाखिल की और कहा कि अभी इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए विधिवत कि वाकई में वास्तव में ये इंक्रोचमेंट के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की वहां उन मंदिरों से आस्था जुड़ी हुई है। और यहां तक कि G20 के समय भी तमाम ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर दिल्ली से हटाए गए थे, उस समय भी इनको नहीं छुआ गया था। लेकिन क्या जो रिलीजियस कमेटी ने इसको हटाने का